हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सब्जेक्ट सीरीज। आज हम करने वाले हैं साइंस का लास्ट चैप्टर जो है आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जैसे कि आपको पता ही है, हमने प्रीवियस चैप्टर में कुछ रिसोर्सेज पढ़े थे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। इधर हम अपना फूड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे फूड रिसोर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये भी हमें उतना ही प्रभावित करता है जितना कि हमें एयर, वाटर, सोयल और मिनरल्स प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे इजीली हम इसको करते हैं, सिर्फ 2 मॉड्यूल्स में। हाँ जी, 2 मॉड्यूल्स में। पहला मॉड्यूल होगा आपका क्रॉप से रिलेटेड। क्रॉप से रिलेटेड सब कुछ, चाहे क्रॉप की प्रोडक्शन हो, क्रॉप की मैनेजमेंट हो या क्रॉप की प्रोटेक्शन हो। फिर दूसरे मॉड्यूल में हम करेंगे एनिमल से रिलेटेड, यानी एनिमल हस्बेंड्री। इस अलग टॉपिक को हम करने वाले हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके क्वेश्चंस आपको लिंक में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज crop production. So when we talk about a crop, what is a crop? Actually, when large number of similar plants grown in a particular area, then it is known as crop. तो इसका ये नहीं कि आप घर पे अपने कभी किसी भी थोड़ा बहुत अगर पौधे आप उगा रहे हैं तो उसको क्रॉप कह देंगे, उसको हम पौधे कह सकते हैं। बट क्रॉप इज एन एक्सटेंसिव फील्ड। एग्रीकल्चर एक वर्ड हम यूज करते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर हमारा एक्चुअली सब कुछ कंप्लीट, जितनी भी हम चीज़ें करते हैं, चाहे आपका प्रोडक्शन हो, चाहे आपका ये क्रॉप से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में आ जाती हैं। बट स्टिल हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्रीकल्चर। तो हमारा इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है हमारे पास क्रॉप वैरायटी एंड इम्प्रूवमेंट। बिफोर गोइंग टू क्रॉप वैरायटी एंड इम्प्रूवमेंट, लेट अस सी व्हाई we need to increase our production, we need to do more work in this field. As we know कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बढ़ती जा रही है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हर टाइम खाना अवेलेबल कराना एक बहुत मुश्किल काम है। दोनों ही टर्म्स जरूरी हैं। एक तो देश में खाने का सामान, जिसे हम खाद्यान्न कहते हैं, वो भी पूरा होना चाहिए, और दूसरे ही तौर पे हम ये भी देखना चाहिए कि सबके पास इतना पैसा हो कि वो उस खाने के सामान को खरीद सके। तो अभी हम पहले वाले प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे कि पहले हमारे देश में सबके पास इतना हो कि सबके खाने के लिए पर्याप्त हो। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में टाइम टाइम पर अलग अलग रिवोल्यूशन होते रहे हैं। जैसे पहले हमारे देश में हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, जिससे हमारे देश में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, आप कह सकते हो 4 गुना खेती की उपज बढ़ गई। फिर हमारे देश में हुआ वाइट रेवोल्यूशन, जो कि मिल्क से रिलेटेड था। इसमें हमने और अच्छे से यूटिलाइज किया हमारे कैटल्स को, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया और मिल्क प्रोडक्शन में एक बहुत ही अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया पूरी दुनिया में। तो अगर हम बात करते हैं अभी एग्रीकल्चर और क्रॉप से रिलेटेड, तो इसमें हमें 3 मेजर मॉड्यूल्स पे काम करना है। पहला मॉड्यूल है कि क्रॉप का प्रोडक्शन में वैरायटी कितनी अच्छी हो, यानी आप कितनी वैरायटी ला सकते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन में। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि जो क्रॉप का आप है मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, और तीसरा हम देखेंगे क्रॉप की आप प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज योर क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। व्हाई डू वी नीड वैरायटी इन आवर क्रॉप्स? वैरायटी की हमें जरूरत क्यों है? देखिए फ्रेंड्स, वैरायटी की जरूरत इसलिए है क्योंकि वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल्स इन आवर लाइफ, एंड all these kinds of food materials provide different kinds of things: proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, all these things to us. Suppose अगर आप डेली सिर्फ दाल खाते रहे, सपोज मूंग दाल आप डेली खा रहे हैं, या सपोज आप सिर्फ अरहर की दाल खा रहे हैं, तो उससे हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है जो अलग अलग चीज़ों की, वो कंप्लीट नहीं होती है। हमें वैरायटी चाहिए। वैरायटी चाहिए मतलब हमें, अगर हम दालों की बात करें, सीरियल्स की, तो हमें हर तरह के अनाज चाहिए। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो हर तरह की वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स, हर तरह के फ्रूट्स। इससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, एक बैलेंस डाइट है, वो हमें मिलता है। दूसरा, वैरायटी हमें इस काबिल बनाती है कि हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकें। हाइब्रिडाइजेशन करने का मतलब है कि हम ऐसा अनाज चाहते हैं जो आपका पर्टिकुलर एरिया में अडेप्टेशन कर सके। अडेप्टेशन का मतलब, सपोज हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, हमने मान लिया गुजरात का कुछ ऐसा एरिया है, वहाँ पे जल्दी से कोई अनाज पैदा नहीं होता सपोज, तो हमें एक ऐसा अनाज चाहिए हाइब्रिडाइजेशन की मेथड से कि वो अनाज वहाँ पे पैदा होने लगे। दूसरा, हमें उस अनाज में वैरायटी इसलिए लानी है, सपोज किसी पर्टिकुलर एरिया के
गेहूं अच्छे हैं, हमने मान लिया एमपी के और पंजाब के गेहूं अच्छे हैं, लेकिन उनमें भी हम कहें कि एमपी के गेहूं बहुत अच्छे हैं और पंजाब के गेहूं में सपोज अच्छे से वैरायटी आ जाती है, तो हमने इन दोनों गेहूं को मिलाकर एक हाइब्रिडाइजेशन से नया पौधा तैयार कर लिया। अब उस नए पौधे को, सैंपलिंग को हम हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस तरह के राज्यों में लगाएं आसपास, तो हम पाएंगे कि हमारी जो डिजायरेबल जो हमें भी क्वालिटी चाहिए वो सारी जगह हमें मिलेगी, हरियाणा में भी, यूपी में भी, पंजाब में भी, एमपी में भी। तो वैरायटी में हम इतना टॉपिक क्लियर करेंगे कि हमारे पास अच्छी उपज हो, हमारे पास अच्छे सीरियल्स हो यानी अनाज, हमारे पास अच्छे से अच्छी और एडवर्स कंडीशन में भी फसल जो है वो अच्छी उपज हमें मिले, हमारी फसल कीटों से बची रहे, और साथ ही साथ जो हमारी फसल हो उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो, यानी कम एरिया में हमें अच्छी उपज दे दे, जिसको हम यील्ड बोलते हैं इंग्लिश में, YIELD। तो हम ये देखना चाहेंगे कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा फसल कम से कम एरिया में कैसे निकाला जाए। तो इसको हम बोलेंगे क्रॉप की वैरायटी और प्रोडक्शन, क्रॉप वैरायटी प्रोडक्शन। तो हमने इसमें ये देखा कि कैसे आप कम एरिया में कम टाइम में अच्छी उपज ले सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक में आपका क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम वो सारी चीजों की बात करेंगे जिससे हम हमारी फसल को पहले से ज्यादा अच्छी, पहले से ज्यादा अमाउंट में और कीटाणु से रहित बना सकते हैं। इसमें कुछ प्रैक्टिसेस हम करते हैं, कुछ चीजें हैं जो हम इसमें रिलेटेड करते हैं, जैसे कि हम पहले इसमें बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स के मैनेजमेंट की, फिर इसमें बात करेंगे मैन्योर फर्टिलाइजर की, फिर इसमें हम बात करेंगे इरिगेशन की, क्रॉप के पैटर्न की। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं आपके क्रॉप के पैटर्न की। क्रॉप का पैटर्न इन सेंस मतलब आप देखते हैं, आपने अलग अलग क्रॉप के पैटर्न देखे होंगे कि कहीं पे आपकी झूम कृषि की जाती है। झूम कृषि का मतलब है आप आज इस साल के इस टाइम पे पर्टिकुलर इस एरिया में खेती कर रहे हैं, फिर आप यहाँ से इस एरिया को छोड़ के कहीं और खेती कर रहे हैं। इस तरह की खेती हिली एरियाज में की जाती है या ऐसी जगह की जाती है जहाँ पे आपको बार बार एक ही खेत पे खेती करने के लिए बाध्य ना होना पड़े। कहने का मतलब अगर आपके पास फिक्स्ड लैंड नहीं है तो आप बदल बदल के कहीं भी खेती कर सकते हैं, झूम कृषि कहलाती है। अब हम बात करते हैं अलग तरह के क्रॉप पैटर्न की। सपोज आप इस तरह से खेती करते हैं कि आप एक ही साथ दो फसल ले रहे हैं, आप अल्टरनेटिवली फसल उगा रहे हैं, तो वो आ जाती है आपके दूसरी तरह का क्रॉप पैटर्न। अब बात करते हैं हम प्रोडक्शन को बढ़ाने में फर्टिलाइजर और मैन्योर कैसे मदद करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है, जबकि फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि फैक्ट्रीज में बनते हैं। फर्टिलाइजर और मैन्योर दोनों ही फसल की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं, आपकी क्रॉप्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन जो मैन्योर है ये आपका नेचुरल है, जबकि जो आपका फर्टिलाइजर है ये फैक्ट्रीज में बनता है, इसमें अलग तरह के केमिकल कंपाउंड्स यूज होते हैं, इनका असर जबरदस्त होता है, लेकिन साथ ही साथ इनकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है। मैन्योर में डिसएडवांटेज के नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जो भी यूज करते हैं मैन्योर में वो सारा आपका नेचुरल होता है। जब हम इसकी बात करेंगे तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो न्यूट्रिशन फैक्ट है वो भी प्रॉपर बना रहे फसल में, यानी जो हमारी फसल तैयार हो उसमें न्यूट्रिशन भी कंप्लीट रहे। तो इससे रिलेटेड हम इस टॉपिक में करेंगे कि कैसे हम अपनी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट करें विद द हेल्प ऑफ मैन्योर, विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर। कैसे हम उसके अंदर क्रॉप पैटर्न इंट्रोड्यूस करें जिससे हम एक पर्टिकुलर फिक्स लैंड पे ज्यादा उपज कर सके, एक ही टाइम पे 2 फसल ले सके, 3 फसल ले सकें। और साथ ही साथ सबसे जरूरी चीज सही टाइम पे इरिगेशन करना, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में अब भी ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे सही अमाउंट में जितना पानी चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। इरिगेशन की समस्या है, हर जगह वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत सा ऐसा एरिया है जहाँ बारिश नहीं भी होती है या बहुत कम अमाउंट में होती है। तो हमें अपने इरिगेशन के मेथड को बढ़ाना है। यू बेटर नो इरिगेशन गिविंग या प्रोवाइडिंग एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स ऑन टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब है आप सिंचाई करें, लेकिन इरिगेशन के मेथड भी अलग अलग हो सकते हैं। आपने पहली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, 8th में भी आपने पढ़ा है, इरिगेशन के मेथड बहुत हो सकते हैं। ट्रेडिशनल हो सकते हैं, मॉडर्न मेथड हो सकते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम हो सकता है, ड्रिप वाटर हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन द मेजर थिंग इज दैट अ क्रॉप रिक्वायर्स प्रॉपर इरिगेशन टू गिव हायर यील्ड। और यही हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि
एक क्रॉप से हम ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड ले सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले सके, तो उसके लिए हमें टाइम पे और पूरी अच्छी तरह से इरिगेशन करनी पड़ेगी। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हम वैरायटी इंप्रूवमेंट करके, कैसे हम क्रॉप का जो मैनेजमेंट है करके, कि प्रोड्यूस का कैसे मैनेजमेंट करके अच्छी फसल ले सकते हैं। जब तक हम इनकी बात करें, साथ ही साथ ये भी समझ लेते हैं कि जो क्रॉप का प्रोटेक्शन है वो भी जरूरी है, यानी क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। सपोज आपने सब कुछ फिट कर लिया है, सब कुछ अच्छे से सेट कर लिया है कि आपकी क्रॉप के लिए पर्टिकुलर पैटर्न ये होगा, कि आप इरिगेशन इस मेथड से करेंगे, आप मैन्योर डालेंगे, आप फर्टिलाइजर डालेंगे, ये सब कुछ सेट है और आपकी फसल भी अच्छी है, बट आपने अपनी फसल के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं की। प्रोटेक्शन किस चीज से? प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं इंसेक्ट से, उन हार्मफुल इंसेक्ट से जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपने उसके लिए कुछ नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फसल की प्रोडक्शन है वो किसी ना किसी लेवल पर जाकर डिक्रीज हो जाएगी। अब कैसे हम अपनी फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। जैसे सपोज आप कोई फसल आपने कोई फसल उगाई, आप उसका अच्छे से ध्यान रखें तो उसमें आप पाएंगे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो आप उगाते नहीं, अपने आप उग जाते हैं, उनको वीड्स कहते हैं। तो उन वीड्स को हटाने के लिए या तो आप मैनुअली वीड्स को हटा सकते हैं या फिर आप उसमें केमिकल मेथड यूज करेंगे, वीडिसाइड्स यूज करेंगे। तो ये एक तरीका हो गया। सेकंड थिंग इज दैट कि अर्थवॉर्म को अगर हम छोड़ दें, बिकॉज अर्थवॉर्म इज अ फार्मर्स फ्रेंड, हम चाहते हैं कि अर्थवॉर्म रहे क्योंकि अर्थवॉर्म पोरस बनाते हैं मिट्टी को, जिससे गैसेस एक्सचेंज अच्छे से होता है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो फसल को खराब कर देते हैं। अब वो बैक्टीरिया वायरस उस फसल को खराब ना कर दें तो हम उसमें अलग अलग तरह के केमिकल्स डालते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं? वो केमिकल्स उन बैक्टीरिया को, उन वायरसेस को, उन पैथोजेंस को मारते तो हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उस फसल को या उस पर्टिकुलर सोइल को कंटेमिनेटेड भी कर देते हैं। डीडीटी आपने सुना होगा। ये इस तरह का आपका एक, कह सकते हो आप, इंसेक्टिसाइड है जो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन साथ ही साथ वो टॉक्सिक भी बनाता है। टॉक्सिक बनाता है खाने को, क्योंकि वही खाना जो फसल में होता है वो इंसान खाते हैं। अब इंसान खाएंगे तो धीरे धीरे उनकी बॉडी में वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे 10th क्लास में कि इसको क्या बोलते हैं। बायो में इसके लिए अलग से एक टर्म भी है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक के लिए हमने 3 मेजर चीज समझ ली है क्रॉप के बारे में, जो कि है आपका, मैंने आपको बताया, वैरायटी चाहिए हमें, मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो, और तीसरा है प्रोटेक्शन। ये भी उतना ही जरूरी है जितना प्रोड्यूस करना क्रॉप को। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि हम कैसे इंप्रूवमेंट और कर सकते हैं क्रॉप की यील्ड में। तो सम अप करता हूं मैं इस टॉपिक को और आपको बताता हूं कि किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए मेजर आपके कि वैरायटी अच्छी हो, दूसरा वो हर तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस को झेल जाए, इस तरह का हमें फसल चाहिए, तीसरा हमें उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो भी मेथड रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो मैन्योर बढ़ा दो, फर्टिलाइजर बढ़ा दो, वो करने चाहिए। एंड इरिगेशन, जो इरिगेशन है वो नॉट लीस्ट बट नॉट द लास्ट, यू कैन से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आपने देखा हमने कितने इजीली पूरे चैप्टर का जो आप समझ सकते हैं क्रॉप से रिलेटेड टॉपिक है जो कितने इजीली हमने कर लिया है। तो हमारे समझ में आता है कि क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ मेथड्स इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न मेथड्स, वो हमने आज समझे। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम करेंगे एनिमल हस्बेंड्री, उसका इंपॉर्टेंस क्या है।